Good morning, everyone. My name is Mohammad Akhilaqur Rahman Ansari, Assistant Teacher of Banardi High School under Jharkhand Government. Today I am going to teach you one of the most important topics. ऐसे टॉपिक्स तो इसको नहीं बोला जाए, लेकिन टॉपिक्स का एक पार्ट है. आप देखेंगे इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल टर्म्स. उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये ई कॉमर्स जोन मेरा चैनल है. काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें. ई कॉमर्स जोन ये हमारा चैनल है, ई कॉमर्स जोन. काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को ये करें, इसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि ये आपको वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. इसके लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है. और मैं अभी इसका पूरा आपको मैं जैसे कल भी बताया था कि आपको मैं टेंस पढ़ाने वाला हूं, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ डिफ़िकल्ट जो है टर्म्स है जो आपको समझने की ज़रूरत है. अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो टेंस आपको समझ में नहीं आएगा. इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाला चीज़ बताने के बाद मैं आपको टेंस बताऊंगा, एंड विच इज सूटेबल, आपके लिए सूटेबल भी होगा, एंड दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड बेटर. आपको अच्छा होगा समझने में. सीधी बात, नो बकवास में हम आते हैं. ये सब्जेक्ट आपका पहला टर्म है. सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता, यानी करने वाला. देखिए, हम जीवन में जो भी कुछ पढ़ते हैं 1 से लेकर 10 तक, जीवन में उसी को पढ़ते रहते हैं हमेशा. चाहे आप MBA करें, BBA करें, या नेट एग्ज़ाम निकाले, कैट एग्ज़ाम निकाले, आप कोई भी NDS निकाले, सब उसी का खेल है. इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ बार बार कि ये उसी का तहत आपको मैं बता रहा हूँ. सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है. कर्ता मतलब क्या होता है? देखिए, कोई द पर्सन और थिंग्स वी स्पीक अबाउट, कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम बोलते हैं उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं. यानी हिंदी में मैंने लिख दिया है, जिसके बारे में बात की जाए उसे हम कर्ता कहते हैं. याद रखिएगा, जीवन में कभी भी, मैं सबसे बड़ा आपको ट्रिक दे रहा हूँ, कभी भी पर्सन और थिंग या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा. यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है. आपको जो ग्रामर लेवल में पढ़ाई जाती है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये उन विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होगा जो 1 to 10th पढ़ते हैं, चाहे वो बड़े बड़े कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में दिमाग लगा रहे हैं, या किसी को पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, एज ए प्रोफेशनल भी आप इसको ले सकते हैं. याद रखिएगा, पहली बार मैं बता रहा हूँ, सब्जेक्ट या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा. जैसे नाउन में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ए चेयर बोल दिए तो ये भी एक नाउन हो गया, ये भी एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है. और पर्सन में क्या हो गया, राम एंड श्याम, ही और सी, ये भी हो गया. तो याद रख, प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, वो जैसे ही, सी, इट, दे, या जो आपका 7 प्रोनाउन है वो आपका हो जाएगा. तो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा. कौन? सब्जेक्ट. इसीलिए यहाँ बोला जिसके बारे में बोला जाए, या तो कभी नाउन के बारे में बोला जाएगा या तो कभी प्रोनाउन के बारे में बोला जाएगा. तो उम्मीद करते हैं, होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली, आपको ये अच्छा तरह समझ में आ गया होगा. उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के पूछिएगा. नेक्स्ट में बात करते हैं, ये सब का काम जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन मैं भी आपको बता रहा हूँ, जो मैं टेंस पढ़ाऊंगा, जो इसको बैकबोन बोला जाता है इंग्लिश ग्रामर का, टेंस बहुत जरूरी है. और ये भी जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, तभी आपको वो समझ में आएगा. नेक्स्ट में है डोवर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डोवर का मतलब क्या होता है? करने वाला. ए नाउन और ए प्रोनाउन दैट डज द एक्शन. जैसे कहता है कि एक नाउन या एक प्रोनाउन जो एक्शन को करता है उसे हम डोवर बोलते हैं. डोवर ऑफ द एक्शन आपने सुना होगा, रिसीवर ऑफ द एक्शन वॉइस में, तो ये आपका डोवर हो गया, करने वाला. जैसे ही सिंग्स ए सॉन्ग, तो ही क्या हो गया यहाँ पर, या तो ये नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है. यहाँ तो ये प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट हो गया. और ये जो सिंग्स है ये वर्ब 5 है, यानी ये काम कर रहा है आपका, मतलब ये गाने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंग्स क्या हो गया, मतलब वर्ब हो गया. और ये ही क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है. तो यहाँ पर जो ही हो गया, यही हो गया आपका डोवर. याद रखिएगा, यही आपका हो गया डोवर. जैसे मैं बोलता हूँ, यू शूट ए बर्ड, आप एक बर्ड को मारते हैं, तो यहाँ पर यू क्या हो गया, एक डोवर हो गया. डोवर का मतलब हुआ करने वाला. याद रखिएगा, करने वाला. और सब्जेक्ट का मतलब हुआ जिसके बारे में बोला जाए. जैसे आपके साइंस के क्लास में साइंस की पढ़ाई हो रही है, तो लाइट चैप्टर के बारे में बार बार टीचर बोल रहे हैं, लाइट है, लाइट है, लाइट ये होता है, लाइट वो होता है, लाइट यहाँ से आती है, लाइट वहाँ से आती है, तो लाइट याद रखिएगा सब्जेक्ट है. लेकिन जिंदगी में कभी मेरे प्यारे बच्चे मत बोलिएगा सब्जेक्ट और डोवर एक है. याद रखिएगा, सब्जेक्ट मतलब जो भी चीज़ आप जिस चीज़ के बारे में बोलते हैं, ऑल थिंग्स आर सब्जेक्ट. जो भी चीज़ है वो सब्जेक्ट है. लेकिन डोवर में याद रखिएगा ये हमेशा करने वाला होता है. गेटिंग मी नाउ.
वी शुड प्रोसीड इट, हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ग्रामेटिकली टर्म्स है। ऑब्जेक्ट मतलब हिंदी में कर्म होता है, इसका मतलब करने वाला, इसका मतलब करता। तो कर्म क्या होता है? द ऑब्जेक्ट इज द वन रिसीविंग द एक्शन और अफेक्टेड बाय एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अंडरलाइन किया हूँ। रिसीविंग द एक्शन यानी एक्शन को प्राप्त करता है, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या एक्शन इससे प्रभावित होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने एक आम खाया, तो यहाँ पर मैंने क्या किया? एक आम खाया, तो यहाँ खाने का क्रिया हुआ और आम पर प्रभावित हुआ, इसलिए वहाँ पर आम क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन याद रखिएगा, कुछ लोग समझते हैं कि मान लीजिए मैं कोई भी उदाहरण देता हूँ, ही इज ए बॉय, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ए बॉय ऑब्जेक्ट है। नो नो, कभी नहीं, कभी नहीं ऐसा हो सकता है। ए बॉय कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, वो अदर वर्ड है। ऑब्जेक्ट होने के लिए, ये मैं पहली बार ट्रिक बता रहा हूँ, वाट और हुम का होना बहुत जरूरी है, इसका आंसर आना जरूरी है। अगर हम वाट और हुम के बाद अगर क्वेश्चन करते हैं और इसका आंसर आ जाता है तो मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, वाट किसके लिए आएगा? थिंग्स के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? थिंग्स के लिए आएगा। और हुम किसके लिए आएगा? ये आपका हुम हो गया पर्सन के लिए। तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यू हैव, याद रखिएगा, इसको रेड पढ़ते हैं, रीड नहीं। यू हैव रेड ए बुक, तो मैंने यहाँ पर चूंकि ये बुक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो मैं यहाँ एक पहले से मैं एक क्वेश्चंस ऐड कर दिया। यहाँ लिखा व्हाट यू हैव रेड, क्या आपने पढ़ा है? तो आंसर क्या आया बच्चे? ये ए बुक आया। ए जो बुक आया वो नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी थिंग्स है, इसलिए ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट में क्या है? ही बीट्स हर, वह उसे पीटता है। याद रखिएगा, यहाँ पर तो ये आपका वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। कैसे ऑब्जेक्ट होगा? क्योंकि हम यहाँ हुम लगा दिए, यहाँ पर लिखे हुम। ही बीट्स, आंसर आया हर, हर आंसर आया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। जब तक आपका आंसर व्हाट और हुम का नहीं आता है तब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे किसी भी सेंटेंस में। याद रखिएगा, कीप वन थिंग इन योर माइंड, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका है इसी का पार्ट से काइंड्स। आपको मालूम है ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम डीओ भी लिख सकते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको आईओ भी लिख सकते हैं, लिखा भी जाता है कहीं कहीं। देखिएगा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? वह ऑब्जेक्ट जो कोई थिंग्स होता है। क्या होता है? थिंग्स होता है। तो थिंग्स अगर होगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और अगर पर्सन होगा यानी लिविंग्स होगा तो कन्फर्म है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसका मैं आपको उदाहरण भी दिया हूँ, आइए बच्चे देखते हैं। सीता राइट्स एन एप्पल, एप्लीकेशन, यहाँ मैंने कर दिया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब 5 हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन सवाल होता है ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है? तो आपको मैं बता रहा हूँ, चूंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी ये नॉन लिविंग क्या है? थिंग्स है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्ष कर्म हो जाएगा। इसीलिए किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक डायरेक्ट हो सकता है और एक इनडायरेक्ट हो सकता है। नाउ मूव्स ऑन सेकंड एग्जांपल, ही गिव्स हिम ए पेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और इस तरह के एग्जांपल कंपटीशन में आते हैं। आपको चेंज करने के लिए आ जाएगा एक्टिव पैसिव वॉइस में, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, आज के बाद आपका कंफर्म क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब 5 हो गया, और ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम है, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? तब आपको इसमें ध्यान देना है कि इसमें इनडायरेक्ट माने आपका नॉन लिविंग थिंग्स कौन है? तो कन्फर्म ए पेन है। माय डियर स्टूडेंट्स, ए पेन है, ए पेन है, ए पेन है। तो ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, यानी ये नॉन लिविंग्स है। और यहाँ पर ये लिविंग है, हिम एक पर्सन होता है जो लिविंग कन्फर्म है, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका आप पैसिव दो तरह से बना सकते हैं। ए पेन इज गिवन टू हिम बाय हिम, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ही इज गिवन ए पेन,
यहाँ ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको जब मैं पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तो इस तरह का सेंटेंस का मैं डिटेल में बनाऊंगा, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट आपका उदाहरण है, ये जो उदाहरण नहीं है ये आपका इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल टर्म्स है, इसमें मैं बता रहा हूँ वर्ब, कभी कभी इसको एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं, इसका मैंने डिफिनीशन लिखा है। और वर्ब को याद रखिएगा, हल्के में कभी मत लीजिएगा। वर्ब बैकबोन ऑफ क्या होता है, एक सेंटेंस होता है। यानी जिस तरह से एक व्यक्ति में बैकबोन यानी रीढ़ का जो हड्डी होता है, अगर उसको हटा दिया जाए तो रेंग नहीं सकता है, उसी तरह से अगर एक सेंटेंस में अगर हम वर्ब को हटा देते हैं तो जीवन में कभी भी वो अधूरा रहेगा। इसलिए बिना वर्ब के याद रखिएगा सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, जब हम वर्ब देते हैं तभी वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ कहता है इट टेल्स टेंस एंड सिंगुलर या ऑफ द सब्जेक्ट एंड सिंगुलर या प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट और इट्स एड्स आईएनजी। याद रखिएगा वर्ब तभी होगा जब वो टेंस को बताएगा। क्या चीज को बताएगा, टेंस को बताएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि सीता इज ए गर्ल, याद रखिएगा मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ, तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पर इज क्या है, एक वर्ब है, यहाँ पर इज क्या है, एक वर्ब है। तो ये बताया सीता का सिंगुलर या प्लूरल को भी बताया, नंबर 1। ये बताया टेंस को भी बताया, किस टेंस में, इज प्रेजेंट टेंस में है। याद रखिएगा तो मैंने सिंगुलर और प्लूरल भी प्रूव कर दिया और मैंने टेंस भी प्रूव कर दिया। ये प्रेजेंट टेंस को बताया इज, आप जानते होंगे बी का 5th रूप होता है आपका इज। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ मैंने लिखा है हार्ट ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, कोई भी इंग्लिश सेंटेंस का ये हार्ट होता है। तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, डिफिनीशन मैंने और भी लिखा है, ये सब डिफिनीशन है। इट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स, ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। जैसे मैंने बोला कि सीता ईट्स एन एप्पल, तो सीता क्या करती है, सीता खाती है, एक एप्पल खाती है। तो सीता के बारे में बोल रहे हैं कि सीता क्या करती है, यानी सब्जेक्ट क्या करता है या डोवर क्या करता है। इट शोज एन एक्शन, या इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एंड इट शोज एन एक्शन। जैसे मैंने बोला ही किक्स ए बॉल, ही किक्स ए बॉल मैंने बोला, तो याद रखिए किक्स का हो गया एक्शन हो गया, क्या हो गया, एक्शन हो गया। पोजीशन, मैंने जैसे उदाहरण आपको दिया कि सीता हैज ए कार, मैंने क्या उदाहरण दिया, सीता हैज ए कार। यहाँ पर हैज क्या है, पोजीशन या रिलेशनशिप को दिखाता है सीता के साथ। और नेक्स्ट में स्टेट ऑफ बीइंग, मैंने बोला रामू इज ए फैट बॉय, तो रामू कैसा है, फैट बॉय। तो यहाँ पर इज क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था को बता रहा है। तो ये इस तरह से वर्ब को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि टेंस हो या कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर आप उठा लीजिए, हर हाल में ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो वर्ब रूप से ही क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब मैं एक आपको टॉपिक बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्म्स। आप जाते होंगे माय डियर स्टूडेंट, वर्ब फॉर्म्स 5 प्रकार के होते हैं। तो देखिए मैंने इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो इसका काम देगा मैं डायरेक्ट बोलूँगा, ये फॉर्म है। वर्ब 1 2 3 4 5 जानते होंगे, इस तरह से चलता है। अब देखिए इसको क्या क्या बोलते हैं। वर्ब 1 को हम फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं और इसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं और इसको याद रखिएगा प्लूरल फॉर्म बोलते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है वर्ब 1 में प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट क्या है वर्ब 2, वर्ब 2 को हम क्या बोलते हैं, DID फॉर्म बोलते हैं और पास्ट फॉर्म बोलते हैं, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट में क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, उसको ED या EN फॉर्म भी बोलते हैं, जैसे ईटन वगैरह होता है। नेक्स्ट में वर्ब 4 को ING फॉर्म बोलते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में आपका लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, ये आपका है S या ES फॉर्म बोलते हैं और इसको सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ कि कैसे होता है। वर्ब 1 में गो होता है तो वर्ब 2 में वेंट हो जाता है, वर्ब 3 में गोन आता है, वर्ब 4 में गोइंग, वर्ब 5 में गोज, इसी तरह से है। याद रखिएगा आपको कम से कम आपको मैं बता रहा हूँ 500 आपको वर्ब फॉर्म को आपको एक कॉपी में लिख करके आप उसको स्टडी रूम के सामने चिपका दीजिएगा और सप्ताह में कम से कम रिवीजन कीजिएगा ये 500 वर्ब को। और 500 का कम से कम आप क्या करेंगे, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 वर्ब 4 वर्ब 5 तक लिख के याद करेंगे। हर हाल में आपको इसको याद करना ही होगा क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब जैसे मैं याद करने का मैं कुछ फार्मूला बता रहा हूँ, वर्ब 4 को याद करने कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब 1 रूप में आपको ING लिख देना है, जैसे गो में ING गोइंग हो गया, वेक में ING वेकिंग हो गया, कम में ING कमिंग हो गया। और वर्ब 5 भी बहुत आसान है, S या ES लगा देंगे, जैसे कम में S या ES लगा देंगे कम्स होगा, गो में ES लगा देंगे तो गोज हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा 1 2 और ये आपको 3 याद तो करना ही होंगे।
मैं आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो उसमें मैं पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा कितने प्रकार के वर्ब फॉर्म होते हैं। कम से कम 8 से 10 प्रकार के वर्ब फॉर्म होते हैं। मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, फाइनेट वर्ब, नॉन फाइनेट वर्ब, आपका हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, मॉडल वर्ब, एक्सिलरीज वर्ब, आपका मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कोऑर्डिनेट वर्ब, इस तरह से बहुत तरह के वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब, बहुत तरह के 8 से 10 प्रकार के वर्ब है। वो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। डू नॉट फियर, मैं आपको डरने की जरूरत नहीं, मैं आपको हर हाल में बताऊंगा। बट आज मैं जो आपको बताया ये मैं आपको बताया। नेक्स्ट डे मैं आपको पूरा टेंस चैप्टर का पूरा मैं रिवीजन तो नहीं, लेकिन मैं पूरा टेंस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा ताकि आपका एक भी कंपटीशन में क्वेश्चन ना छूटे। तो ये आपका आज का हमारा क्लास रहा। आपको मैं लास्ट में बोलूँगा, काइंडली हमारा ई-कॉमर्स जोन को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं इस चैनल के बारे में। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई मिल रहा है। ऑलरेडी मैं 10 से 15 साल से इस लाइन से जुड़ा हूँ, तो मेरा अनुभव आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। इसी का नतीजा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ड्यूरिंग लॉकडाउन। उसके बाद ही मैं पर डे क्लास लूँगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये जो मेन छोटा सा टॉपिक था वो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। एक आपको मैं स्टेटमेंट बोलता हूं कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। विजेता अलग काम नहीं करते हैं बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। तो माय डियर लर्नर्स, सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग लिख रहे हैं, सब लोग जग रहे हैं, लेकिन आप प्लीज़ थोड़ा सा अलग काम कीजिएगा तो जीवन में एक दिन आप जरूर सक्सेस होइएगा। एंड इसी उम्मीद के साथ कि आपका जीवन अच्छा हो, आई विश ऑल सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।